नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ की। कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे और राम कथा के जिस मंच से उन्होंने अयोध्या, अयोध्या के बाद में बांग्लादेश और संभल, जिस तरीके से तीनों की चर्चा की और तीनों को बाबर के डीएनए से जोड़कर देखा और एक मैसेज देने की कोशिश की, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो है वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और इसकी वानगी जो है वो अब देखने को भी मिल रही है। और जिस तरीके से आपको पता होगा बाई इलेक्शन जो उपचुनाव हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में योगी आदित्यनाथ थोड़े से कमजोर दिखाई दिए और उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि जिस अयोध्या की हम बात कर रहे हैं उसमें हालांकि सीट जो है वो फैजाबाद की है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। और उसके अलावा लोकसभा में लगा था कि अयोध्या के राम मंदिर बनने के बाद में शायद उत्तर प्रदेश में जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन सीटों की संख्या कम हो गई। समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ गई और उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे जो ब्रजेश पाठक है वो आपने देखा ही होगा, दिल्ली तक बात पहुंची। तो उस वक्त से जो है वो बड़े हम बात कर सकते हैं कि थोड़े से कमजोर दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से जब उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद में बांग्लादेश में तख्ता पलट की कहानी, और इस कहानी से ही योगी आदित्यनाथ का मूड जो है वो वापस से बदलना शुरू हुआ और पूरा देश उसको देख रहा है। आगरा की रैली में संदर्भ जो है वो बांग्लादेश का था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसके बाद में इस नारे ने जिस तरीके से लोगों के दिल में जगह बनाई, परिणाम जो है वो साफ तौर से देखने को मिला हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर उसी उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। और उसके बाद तो आप समझ ही सकते हो कि योगी आदित्यनाथ वो उनका काम करने की जो शैली है वो किस तरीके से काम करते हैं। और उसकी वानगी आप देखिए, जो राकेश टिकैत जैसे लोग थे जो लगातार जो है वो सरकार को धमकाने की बात करते थे, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहा कि कोई भी अराजक तत्व बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अराजकता बिल्कुल किसी भी लेवल पे जो है वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और एक फुटेज आया कि राकेश टिकैत जो है वो थाने में बैठा है और उसके बाद में पुलिस वालों से बचकर भागते हुए नजर आया। और ऐसा पहली बार हुआ, जो व्यक्ति सीधे तौर से सरकार को चैलेंज कर रहा था अब वो भागने लगा है। तो आप समझ सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो योगी राज में ही हो सकता है। दूसरा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कल की जिस रामकथा में जो बात कही, बाबर के डीएनए की बात की, तो आखिर ये बाबर का डीएनए जो है वो अयोध्या से कैसे जुड़ा हुआ है उसको भी हम समझेंगे। लेकिन उसके बाद में अखिलेश यादव को ये बात चुभ गई। अब आप देखिए, कई बार होता है ना राजनीति में, ये आप जिसके लिए बात कह रहे हो अगर आप सीधे तौर से उसका नाम नहीं लो और अगर उधर से जो है वो प्रतिक्रिया आ जाए तो समझ लो कि आपका जो बात है या आपका जो तीर है वो निशाने पे लगा है। और अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आता है और अखिलेश यादव जब ये कहता है कि डीएनए की बात योगी आदित्यनाथ ना करे, खुद का डीएनए चेक करवा ले और हम भी अपना जो है वो डीएनए जो है वो टेस्ट करवा लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव ने इस बात से इतने उद्वेलित क्यों हुए, क्योंकि यहाँ बात तो बाबर की बात चल रही थी और बाबर कौन था? मुगल बादशाह था। तो ऐसी स्थिति में आखिर अखिलेश यादव को इससे क्या हो? तो अब आप इसको थोड़ा सा समझना। जब हम बात करते हैं बाबर के डीएनए की, तो बाबर का जो डीएनए आता है उसके पहले आपको समझना पड़ेगा प्रमोद महाजन, अशोक सिंघल। प्रमोद महाजन वही व्यक्ति जिसने बाला साहब ठाकरे के साथ मुलाकात की थी और फिर उसके बाद बाला साहब ठाकरे जो है वो हिंदुत्व के रास्ते पे चल पड़े थे। बीजेपी के साथ लाने का पूरा जो है वो श्रेय प्रमोद महाजन को जाता है। अशोक सिंघल जिनके मुंह से निकला था जय श्री राम, और लालकृष्ण आडवाणी। और जब हम बात करते हैं 1990 की, तो उत्तर प्रदेश में सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, और मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी अक्टूबर 1990 में, तब कार सेवक पहुंचे थे अयोध्या और अयोध्या में कार सेवकों ने
बाबरी मस्जिद के ऊपर जो है वो भगवा झंडा फहरा दिया था। और उसके बाद में जो है वो कुछ फुटेज आए मीडिया में, और फिर उसके बाद में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन लोगों को जो कार सेवा कर रहे थे उनको घरों से बाहर निकाल निकाल के जो है वो उनको कनपट्टी पे बंदूकें लगाई, उनको मार दिया गया। और आपको पता होगा कोठारी बंदूक, उनको कोई नहीं भूल सकता कैसे उनको दोनों की जो है भाइयों की हत्या कर दी गई। और फिर उसके बाद में जो है वो उनके जो लाशें थी कार सेवकों की, उनको बोरों से बांध के, बोरियों से बांध के जो है वो सरयू नदी में डाल दिया गया। और उसके बाद से जो है वो पूरे कार सेवक जो है वो आक्रोश में थे, विश्व हिंदू परिषद जो है वो आक्रोश में थी, बजरंग दल आक्रोश में था। और यहीं से जो है वो राम मंदिर की लड़ाई शुरू हुई थी सही मायने में। और फिर उसके बाद में जुलाई 1992 में जिस तरीके से मुस्लिम लीग के सांसद सुलेमान शेख ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी जो है वो उस वक्त दोगला व्यवहार था हिंदुओं के साथ स्पेशली, जब सुलेमान शेख ये कहते हैं कि जो है वो सही समय का जो है वो इंतजार करना चाहिए और अब जो है वो सही समय आ जाए तो जो राम लला की जो मूर्ति है उसको वहां उठाकर नमाज जो है वो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ये बाबरी मस्जिद के लिए जो है वो सुलेमान शेख का एक वक्तव्य था। और फिर उसके बाद में ठीक इसी कड़ी में कमलनाथ का भी इंटरव्यू था, जो कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री थे। उनका लेख जो है वो बाकायदा छपा था और उस लेख के बाद में उन्होंने सीधे तौर से कहा था कि सही समय आने पर जो है वो रामलला की मूर्ति को वहां से हटा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में इसकी जो प्रतिक्रिया हुई वो प्रतिक्रिया हुई 6 दिसंबर 1989। और 6 दिसंबर 1989 को जिस तरीके से पूरी चाक चौबंद के बाद में भी, क्योंकि उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी भी वहीं मौजूद थे, प्रमोद महाजन भी वहीं थे, साध्वी रितंबरा भी वहीं थी, उमा भारती, सब लोग वहीं थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार थी कल्याण सिंह की। और आप समझ सकते हैं कि कल्याण सिंह जी जो है उन्होंने किस तरीके से इसमें सहयोग दिया कि पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई, जबकि कार सेवकों ने जो है वो बाबरी मस्जिद के उस ढांचे को एक के बाद एक तीनों जो गुंबद थे उनको गिरा दिया। और जब गुंबद गिराया तो आप फैक्ट्स पे जब जाओगे तो फैक्ट्स ऐसे भी मिलते हैं कि उस वक्त जो कार सेवक थे वो एक दूसरे को जोश भरने के लिए ये नारा भी लगा रहे थे, तेल लगाओ डाबर का और आप समझ सकते हो नाम मिटा दो बाबर का। तो तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो एक्चुअल में ये जो फैक्ट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वहीं से आता है। और अखिलेश यादव इसमें क्यों कूद पड़ते हैं? क्योंकि जब जब बाबर का नाम आएगा, जब जब आप अयोध्या की बात करोगे और जब जब आप जो है वो श्रृंगार गोरी की बात करोगे और जब जब आप संभल की मस्जिद की बात करोगे, तब तब समाजवादी पार्टी का जो है वो नाम आएगा ही आएगा। तो ये डीएनए नहीं है, ये नाजायज औलादों की बात कर रहे हैं। क्योंकि अयोध्या में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के साथ क्या किया, इसका जो है वो इतिहास गवाह है, फैक्ट्स आपके सामने है। और फिर उसके बाद में किस तरीके से जो है वो कार सेवकों ने इनकी छाती के ऊपर जो है वो आपको पता ही होगा सरिये चला दिए। और उसके बाद में, और आप ये भी सोच के देखिए, अगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, सुलेमान शेख, मुलायम सिंह यादव की जो नीयत थी, क्या आपको लगता है कि अगर कार सेवक इस तरीके की स्टेप नहीं लेते तो क्या आज वहां पर राम मंदिर खड़ा होता? शायद मैं तो यही कहूंगा कि नहीं होता। और जिस तरीके से ये काम किया गया वो भी अपने आप में जो है वो एक सराहनीय हो सकता था, बड़े नेताओं को पता नहीं हो, या हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो, क्योंकि ये उस वक्त की बात थी। लेकिन उसके बाद में आपने देखा दो फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की पूजा समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब बंद करवाई गई थी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसी और पार्टी की सरकार नहीं थी। और संभल में जिस मस्जिद की बात की जाती है, जिस हरिकूप की, यहां पे हरिकूप क्यों? क्योंकि वो हरिहर मंदिर, वहां पर जो है वो हिंदू धर्म के लोग, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि वहां पर लोग जो है वो पूजा करते थे। लेकिन जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तो उसके बाद में वहां पर जो है वो पूजा बंद हुई थी। तो ये आप जो योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली वो बात किसी और संदर्भ में थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहना था कि जो बाबर के जो सिपहसालार थे जिन्होंने ये कृत्य किया,
और आज उसी तरह की स्थिति जो है वो बांग्लादेश में चल रही है, जब बांग्लादेश में यूनुस खान जो ये कहता है, जिसको कि नोबेल प्राइज मिला हुआ है शांति के लिए, और वहां पर आज अल्पसंख्यक जो है वो उनको अत्याचार किए जा रहे हैं। चिन्मय दास का आपने मैटर देखा ही। और उस इस्कॉन जो है वो एक टाइम पे बांग्लादेश का जो है वो पेट भरता था, और आज वहां पे स्थिति यह है कि लोग इस आंदोलन कर रहे हैं कि सेकुलर शब्द जो है वो संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की 90% आबादी जो है वो मुस्लिम हो गई है। और इसलिए आप देखिए कि हिंदुओं को वहां से खदेड़ा जा रहा है। लेकिन किसी भी कांग्रेस पार्टी का भी आप देखोगे तो ऑफिशियली आप स्टेटमेंट को हटा दीजिए, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या समाजवादी पार्टी, इन लोगों के मुंह से जो है वो एक शब्द नहीं निकलता। और संसद में जिस तरीके से ये संबल को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, और संबल का मामला क्या था उसको भी अगर हम प्रकाश में डालें, तो हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि संबल में जो है जिस तरीके का अभी जो माहौल चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक भड़काया हुआ दंगा है। और क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद में जो कार्रवाई चली, वहां पे जो है वो पार्टी एएसआई थी, लेकिन जबरदस्ती जो है वो मस्जिद कमेटी को जो है वो उसमें बीच में लाया जा रहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलए और सांसद वहां पहुंचे, तो आप सोच के देखिए कि उनका क्या काम था। और जिन दंगाइयों को जो है वो पकड़ा गया, उसके बाद में उनसे जेल में मिलने के लिए जिस तरीके से एसटी हसन और हम बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उनसे नेता जो है वो मिलने गए, और जो जेलर जिन्होंने जो यादव थे, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि सरकार इनकी है, सिस्टम हमारा होगा, तो ये वो लोग हैं जो आज भी जो है वो सिस्टम में घुसे हुए हैं, और उनसे जो है वो मुलाकात होती है। तो उस मुलाकात का जो है वो मायने क्या है? क्या वो मुलाकात जो है वो लीगल है या फिर इलीगल है? वो किस हैसियत से जो है वो दंगाइयों के साथ जाकर मिलते हैं? तो योगी आदित्यनाथ ने जिस संदर्भ में कहा वो आपको समझना चाहिए। और कल भी उन्होंने यही कहा कि इन लोगों की रणनीति आज भी यही है कि बांटो और काटो, और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि आपको जो है वो किस तरीके से काटा जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अभी जो है वो अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की जो कमजोरी है वो कमजोरी अब भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मैं मानता हूं कि पकड़ी है, ये विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। क्योंकि इस लड़ाई में विपक्ष आपस में लड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस बटोगे तो कटोगे से जिस तरीके से हिंदू समाज पे या हिंदू धर्म के लोगों पे इस नारे का असर हुआ है, उसके बाद से विपक्षी पार्टियां जो है वो मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने के लिए, मुसलमानों के मसीहा बनने की जो कोशिश में होड़ में लगी हुई है। आपने देखा होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा रोड से जो है वो संभल जाने की, जबकि एलओपी को संसद में होना चाहिए था। इस वक्त खास मुद्दों पे बहस चल रही है, लेकिन संभल जाना जरूरी है। और प्रशासन का यह कहना कि आप 10 तारीख के बाद जो है वो संभल आ सकते हैं, तब तक आप संभल नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी आप योगी आदित्यनाथ को देखिए जिस तरीके से वो हर चीज को हैंडल करते जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जिस तरीके से राकेश टिकैत भागता हुआ नजर आया, और जिस तरीके से आपने देखा कि सपा के गुंडे जो है जिसकी बात चल रही थी, उनको किस तरीके से जो है वो योगी आदित्यनाथ ने सबक सिखाना शुरू किया है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक खबर ये है कि संभल के आसपास के इलाकों में आज योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के मामले में योगी आदित्यनाथ को तमाचा मारा है, आज उन सबके जो है वो गाल जन्नाट कर रहे हैं। क्योंकि ये थप्पड़ जो है वो योगी आदित्यनाथ आज उनके गालों पे मार रहे हैं, और आज धड़ाधड़ जो है वो बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तो बुलडोजर एक्शन तो रुका नहीं, योगी आदित्यनाथ रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए ये बाबर के डीएनए का मतलब, यहां पे जिस डीएनए की हम बात कर रहे हैं, साइंटिफिक अगर लैंग्वेज में आप देखोगे तो इस डीएनए का जो मतलब होता है वो अलग है, और आपको पता ही होगा उसका मतलब जो है वो क्या है। लेकिन यहां पर जिस डीएनए के टेस्ट की ये लोग बात कर रहे हैं, ये उस बाबर की जो नाजायज औलादे हैं, वो उनको जो है वो अब दर्द हो रहा है। थोड़ा जो है वो ये लगता है कि ये वर्ड जो है वो यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही वर्ड यूज करने चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।